नमस्कार। मैं हूं अरुणेश कुमार। और जिस तरह से मीडिया में बदलाव आ रहा है, खास तौर से स्मार्टफोन के आ जाने के बाद, इसीलिए हमने जो पीएचडी का टॉपिक है वो है टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एनालिसिस विद रेफरेंस टू मोजो। और इस टॉपिक पर जो एक्सपर्ट्स लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, जो एक सीरीज चला रहे हैं, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं रजत सेन जी। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और समय देने के लिए आपका आभार रजत जी। शुक्रिया अरुणेश जी, काफी टाइम से आप चेज कर रहे थे, मेरी व्यस्तताओं के चलते वो नहीं हो पा रहा था। इसके लिए पहले तो माफी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करूंगा कि आपकी जो जरूरत है आज मैं पूरी कर पाऊँ। बिल्कुल रजत जी, हम आपकी मजबूरियों को समझते हैं क्योंकि हमने भी लंबा समय इंडस्ट्री में गुजारा है, मीडिया इंडस्ट्री में। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर आप कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं तो एक ना एक दिन सफलता आपको मिलती ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल 2-3 हफ्ते से हम आपको बिल्कुल लाइन सही अप करने की कोशिश कर रहे थे और हमें एक्सपर्ट्स जी लोगों के कमेंट चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा इंतजार किया, धैर्य रखा और उसका फल मुझे जी आज मिला कि आपने जी। मुझे समय दिया। पहला शुक्रिया सवाल उसके आपसे लिए, यही है। शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही है रजत जी, आपको क्या लगता है कि टीवी पत्रकारिता पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा है जब से ये स्मार्टफोन हमारे देश में लगभग लगभग सबके हाथों में आ गया है? स्मार्टफोन आ जाने के बाद टीवी पत्रकारिता पर क्या प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, टीवी पत्रकारिता में तो काफी चीजें डिग्रेड हुई हैं, है ना, क्वालिटी के लिहाज से, क्योंकि अब हमारे को कंटेंट इतना ज्यादा प्रोड्यूस करना है। पहले जब हम देखा करते थे चैनल्स जब से शुरू हुए, 24 आवर्स का भी जब कंसेप्ट शुरू हुआ तो एक फिक्स्ड प्रोग्रामिंग जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो 24 आवर्स वाले के लिए अगर लगा लीजिए रात को 9 बजे भी कोई शो जाना है, 8:30 बजे भी कोई शो जाना है, उसके लिए तमाम पूरे दिन से तैयारी होती थी। फिर उसमें 5 पॉइंटर्स आते थे, इसके बारे में थोड़ी 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 सूचना दी, एक का एनालिसिस होता था पूरा। अब जो है वो तासीर जो है प्रोग्राम्स की बिल्कुल बदल चुकी है। और हर वक्त, मतलब अब आप देखिए कि टीवी पर जो ब्रेकिंग न्यूज का पट्टा भी चलता है वो पहले के टाइम पे बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए चलता था, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि दिल्ली पानी से डूब गई है, ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि राम रहीम को गिरफ्तार कर लिया है, ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। तो वो जो कैटेगराइजेशन थी तासीर के लिहाज से तो बिल्कुल बदल चुका है। जहां तक बात है इसमें मोजो की, तो मोजो के फैक्टर्स कई सारे जुड़े हैं। इसका प्रभाव डायरेक्टली कितना पड़ना शुरू हुआ है इसके ऊपर तो विश्लेषण किया जाना चाहिए। अभी अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि जल्दबाजी होगी इस चीज पर आना कि वो अच्छा हो गया है या बुरा हो गया है। क्योंकि मोजो जैसे एनडीटीवी ने शुरू किया कि वो अपने रिपोर्टर्स के साथ ही मोबाइल देकर भेजते थे, इंडिया टुडे ग्रुप में भी और भी बहुत सारी जगह। लेकिन एनडीटीवी ने बहुत ज्यादा इसको ऑप्ट किया। फिर डिजिटल की बात करें तो क्विंट ने इसको ऑप्ट किया। तो ऐसे कई सारी संस्थान थी जिन्होंने इसको ऑप्ट किया। उसमें मैं अभी जो आपसे बात कर सकता हूँ वो मैं थेरेटिकली कर सकता हूँ और अपने विजुअल मीडियम की समझ के लिहाज से कर सकता हूँ। विश्लेषण के लिहाज से मुझे लगता है कि समय थोड़ा जल्दी है कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। बिल्कुल। तो ये वही मैं कॉन्सेप्ट आपको आपसे समझना चाह रहा हूँ एक्चुअली। जैसे हम्म ये है कि हम्म आपको पता ही है कि एक जमाना था जब जो है ट्रेडिशनल एक न्यूज गैदरिंग का प्रोसेस होता था। अगर आपको लाइव करना है तो आपके साथ ईएनजी का सिस्टम होता था, पूरी एक टीम जाती थी। ऐसा नहीं था कि केवल रिपोर्टर और कैमरा पर्सन गया। आज के दौर में सिर्फ एक रिपोर्टर ही है, उसके हाथ में आपने मोजो किट पकड़ा दी है, वो रिपोर्टर की भूमिका में भी है, कैमरा पर्सन की भूमिका में भी है, एडिटिंग भी कर रहा है, उसी से वो लाइव भी दे रहा है। तो मेरा जो सवाल ये है कि आप थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि न्यूज गैदरिंग, न्यूज प्रोडक्शन और न्यूज प्रेजेंटेशन मोबाइल के थ्रू करना कितना सहज है, सरल है, क्वालिटी इसकी बेटर है या नहीं है? आपका नजरिया क्या कहता है? इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उस इक्विपमेंट की बात करें कि मोबाइल कितना कंपेटेबल है न्यूज मीडिया के लिहाज से। दूसरा, राइट। हम इसको वर्क फोर्स के हिसाब से एनालाइज करते हैं कि पहले एक कैमरामैन होता था, एक रिपोर्टर होता था, दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और एक कंबाइंड एक पैकेज तैयार होता था। अब वो एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो इसकी शुरुआत मैं एक उदाहरण से करूंगा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं तब से डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगा था। और डॉक्यूमेंट्री जब बिल्कुल इनिशियल फेज में बना रहा था तो मैं सोचा, मैं डायरेक्ट कर रहा था उसे, मैं शूट कर रहा था उसे, मैं एडिट कर रहा था उसे, स्क्रिप्टिंग भी बीच में हो जाती थी। तो मुझे लगता था यार कि जब कोई फिल्म बनाता है तो ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्टर अलग है, सिनेमेटोग्राफर अलग है,
एडिटर अलग है। अगर डायरेक्टर ही सिनेमेटोग्राफर होता तो कितना सही होता, डायरेक्टर की ऊर्जा इस चीज में खर्च ना हो रही होती कि तुझे फलाना फलाना फ्रेम ले रहा है, उसकी ऊर्जा कितनी ज्यादा खर्च हो रही है किसी को सिर्फ ये बताने में कि मुझे ऐसा फ्रेम चाहिए है। सेम इज विद एडिटर, कि एडिटर को बताना पड़ रहा है कि नहीं तू यहाँ कट लगा, इसकी कलर ग्रेडिंग ऐसी कर। तो ये अलग अलग व्यक्ति क्यों है, मुझे ऐसा लगता था तब। लेकिन जैसे जैसे मैं वो काम करता गया और आगे आगे मैं चीजें देखने लगा, तो मुझे लगा कि अगर एक अच्छा प्रोडक्ट आपने निकालना है तो आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर वो स्पेशलाइज्ड लोग नहीं होंगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। इसका उदाहरण एक और मैं दे सकता हूँ कि जैसे अब मौजूदा समय में भी हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मैं और मेरे साथी हैं रूहानी, हम 2 लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। उसे म्यूजिक का काम भी हम देख रहे हैं, डायरेक्शन का काम भी हम देख रहे हैं, एडिटिंग का काम भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का काम भी हम देख रहे हैं। तो आप समझिए कि व्यक्ति एक है, अगर मेरे को आपने 5 चीजें दे दी हैं तो मेरी एक्सपर्टीज तो किसी एक ही चीज में है। तो अगर मैं एक अच्छा डायरेक्टर होता तो मैं उन 5 लोगों को असाइन कर कर वो काम मैं अच्छे से करवा सकता था। अभी ये हो रहा है कि वो एक व्यक्ति जो है, जब वो इतनी सारी चीजों में घुल मिल गया है तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोडक्ट ही जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरा म्यूजिक साउंड इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, मेरी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी हो रही है, एडिटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो उसी लिहाज से एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर जब फील्ड पर गया है, आप मान लीजिए कि वो किसी विधायक का इंटरव्यू ले रहा है, जहां पर वो कैमरा रोल करके बात करनी उनसे शुरू करता है और सामने सेल्फी स्टिक पर मोबाइल लगाता है। अब उसका जहां दिमाग इस चीज में चलना चाहिए कि मैंने कैसे इस नेता को काउंटर क्वेश्चन करना है, पैरेलल उसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मेरी ऑडियो तो जा रही होगी, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, वेव बन रही है मेरी ठीक से, वो जो इतनी छोटी सी स्क्रीन है आपकी उसमें वो छोटी सी वेव भी चेक कर रहा है कि वो वेव जा रही है नहीं जा रही, फिर वो देख रहा है कि यार वो कैमरा टेढ़ा तो नहीं हो गया, लेवलिंग मैच कर रही है नहीं कर रही है, मेरा सिर तो नहीं कट रहा है। तो आप ये सोचिए कि जहां एक जर्नलिस्ट को इतना काम और कंपोज्ड कहा जाता है कि उसको होना चाहिए, जो कि उसकी रिपोर्ट्स में झलके, कि वो एक चौराहे पे खड़ा हो तो वो ये बता सके कि सामने से ये रोड आती है, पीछे से ये रोड आती है, इधर ये जाती है इधर आती है, इतनी क्लैरिटी उसके दिमाग में होनी चाहिए। उसको उसी क्लैरिटी से जिस विधायक से सवाल पूछने थे, अभी उसकी वही सीरियसनेस और वो जो क्लैरिटी थी वो सारी उस टेक्निकलिटी में घुस गई है। तो जो उस टेक्निकलिटी को बहुत इजी ले लिया जाने लगा है ना आज के दौर में, जब इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक आ गया और हर किसी को लगता है फोन में एक फोटो खींच के फिल्टर लगाकर एक फोटोग्राफर बना जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि कोई मुझे कहे कि मैं तुझे टाइपराइटर गिफ्ट कर दूं तो क्या तुम उससे नॉवेल लिख दोगे? मैं टाइप जरूर कर सकता हूँ लेकिन वो जो नॉवल के लिए जो सेंसिबिलिटी चाहिए वो मेरे को टाइपराइटर नहीं दे सकता। सेम इज विद कैमरा। तो अब जैसे मैं और सौरभ द्विवेदी यहाँ पे ललन टॉप में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो अब वो कुछ बोल रहे होते हैं, वो मुझे हर बार नहीं बोलते कि रजत अभी ये दिखाना है या वो दिखाना है, या ये वीडियो जो जिससे शुरू करनी है वो किससे शुरू करनी है। पर मैं एज अ वीडियो जर्नलिस्ट मेरी सेंसिबिलिटीज कहती है कि मेरे को सर ओपनिंग यहाँ से करनी है, मेरे को ये शॉट दिखाना है, यहाँ से आप अपनी इंट्रो दीजिएगा और फिर आगे हम डॉक्यूमेंट्री को बढ़ाते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल दूंगा, हम लोग महाराष्ट्र में गए, मुबारक के साथ में रिपोर्टिंग कर रहा था और वहां पर एक व्यक्ति ने बोला कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, और हम तो मुबारक पूछते हैं कि अच्छा आपको क्या अच्छी लगती है उनकी बात, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत साफ सफाई करा दी उन्होंने। अब मुबारक नहीं देख पा रहे इतनी सारी जगह जितना मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर ऐसे कैमरा होल्ड किया हुआ है तो मैं अपना चेहरा भी घुमा रहा हूँ, देख रहा हूँ इर्द गिर्द क्या मेरे चल रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने यहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा है बहुत सारा। तो मुबारक शायद उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया जो रिपोर्टर है, लेकिन मैंने कैमरा घुमाया तो पीछे अब बात ये चल रही है कि देखिए यहाँ पर साफ सफाई बहुत ज्यादा हो गई है और वहां सड़क पर कचरे का ढेर दिख रहा है पूरा। तो वो एक वीडियो जर्नलिस्ट का काम है। मुझे तो लगता है पर्सनली कि ये बिल्कुल भी माइनस नहीं किया जाना चाहिए। 2 लोगों की ऊर्जा लगती है उसमें, 2 लोगों का जितनी समझ है सब्जेक्ट की वो लगती है। जैसे मैं रूहानी के साथ जब पंजाब इलेक्शन कवर करने जाता हूँ तो हम गाड़ी में बैठते हैं और हम कहते हैं ये स्टोरी है, हम इसको ऐसे शूट करने वाले हैं। शूट करके जब वापस लौट के आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो जो मैं अभी रिकॉर्ड करके आया हूँ, बेशक से वो इंटरव्यू है या किसी की बाइट है जो कोई बहुत ज्यादा सॉलिड किसी ने बाइट दी है, कि वो कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। एक मैं भाप सकता हूँ, थोड़ा मेरे को 10-20-30% का अंदाजा होता है कि यार अच्छा निकल गया है ये इंटरव्यू, ये अच्छी निकल गई है बात। लेकिन मेरा पहला जो दर्शक था वो मेरा कैमरामैन था, जो व्यू फाइंडर से या वो डिस्प्ले से ये देख रहा था कि वो स्क्रीन पर कैसा दिखने वाला है। दूसरा दर्शक मेरा एडिटर था। तो ये जो 2 लोग थे, मुझे तो लगता है कि इनकी इतनी ज्यादा जरूरत है अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करना है। हालांकि अब हम वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में और वर्कफोर्स कम करने के चक्कर में हम इस तरफ पुश कर रहे हैं कि जहां पर हम सोचते हैं कि मोबाइल्स ही आ जाएं, कैमरा ना हो। पर आप मेरे को एक चीज बताइए कि आप कितनी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे मोबाइल से?
मतलब आप टेक्निकली बात करें कि जो कैमरास काम करते हैं और मोबाइल काम करते हैं उनमें कितना फर्क है, तो मैं कहूँगा मोबाइल उसका 1/10 भी शायद ही दे पाता होगा। किसी सुनने वाले को शायद ये लगे कि ये बहुत रिजिडिटी होगी और ये नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम तो ये भी सुनते हैं आईफोन पे तो मूवीज शूट हो रही हैं, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, जो मैंने 3 साल पहले आईफोन 6 लिया था और जो मैंने आज से 10-11 साल पहले कैनन 550D लिया था, आज की डेट में वो कैनन 550D स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। वो आईफोन 6 जो है मेरे को बहुत सारी जगह दिक्कत दे रहा है। बिल्कुल, तो तो यानी वो कहीं ना कहीं जो है, मोर और लेस हाँ हाँ, तो देखिए ऐसा है कि आपने ड्रॉबैक्स के बारे में काफी कुछ बता दिया कि किस तरीके से कॉस्ट कटिंग के नाम पर चैनल वाले या XYZ कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक ही व्यक्ति से अनेक कार्य करवा रहा है ताकि वो पैसे बचे, और इसका नाम ये दिया जा रहा है कि अरे भाई हम तो एडवांस होती टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेजर कह ड्रॉबैक आप सकते हैं देखते हैं लोग, लेकिन क्या आप ये ड्रॉबैक देखते मुझे हैं? तो क्योंकि ड्रॉबैक आपने जिस लगता है, चैनल का नाम मुझे तो लिया, बिल्कुल उस ड्रॉबैक चैनल से लगता है। बहुत सारे कैमरा पर्सन्स को जो है उनको नौकरी से निकाला भी गया है। तो इस ड्रॉबैक के हाँ अलावा मतलब आप क्या वो देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खैर मैं उस चैनल का नाम तो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और भी जगह पर ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ के जितने जर्नलिस्ट हैं वो बहुत फोटोज डालते हैं अपनी सेल्फी शूट के दौरान, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया तो मैं वो बता रहा हूँ। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि रिपोर्टर जब मोजो लेकर जा रहा है और कैमरे की जितनी समझ रख रहा है, उसको वो समझ जरूर रखनी चाहिए, मैं उस समझ से डिसएग्री नहीं करूंगा कि वो ना हो। और जो वीडियो जर्नलिस्ट जा रहा है उसको भी उतना ही आइडिया होना चाहिए जितना कैमरे के सामने खड़ा व्यक्ति बोल रहा है, और सेम इज विद एडिटर। तो वो जो सेंसिबिलिटीज है वो तीनों में होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हर बंदा जो है वो अभी होने क्या लगा है दरअसल कि पहले एक एक जैसे अखबार में कोई खबर आया करती थी ना, और उसमें अगर गलती से कुछ गलत चला जाता था तो अगले दिन वो एडिटर्स नोट आया करता था जिसमें बोलते थे कि हमसे ये गलती हुई है और हम माफी चाहते हैं इसके लिए। बड़ी बात मानी जाती थी उस टाइम पर वो। अब होने ये लगा है कि एक तो फेक न्यूज का दौर इतना चला और न्यूज की बाढ़ इतनी ज्यादा आने लगी है, इतनी ज्यादा आने लगी है, तो अगर कुछ गलत भी चला जाता है ना तो कोई लोड नहीं ले रहा है आजकल उसका, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो जो क्रेडिबिलिटी थी वो लूज तो हो ही रही थी पहले, लेकिन ये मोजो के चक्कर में इतनी फुटेज आने लगी। आप यकीन मानिए कि अगर आप ही के गांव में दुर्भाग्यवश अगर किसी का मर्डर हो जाता है, 3 लोगों का मर्डर हो जाता है, बड़ा नंबर है 3 लोगों का मर्डर होना, शायद वो आपके जिले के अखबार में एक कॉलम की खबर बन के रह जाए और खत्म हो जाए। वही उसकी जगह अगर एक व्यक्ति का मर्डर हुआ और उसका कोई विजुअल होगा ना, तो वो नेशनल न्यूज चैनल भी उसे उठा रहा होगा, और क्या पता आज शाम को 5 बजे उस चीज के ऊपर डिबेट भी हो रही हो। तो विजुअल सेंट्रिक हम जितने ज्यादा हुए हैं ना, और हमें लगता है सिर्फ विजुअल ही खबर है, तो थोड़ा तो हमारे को उसको भी एनालाइज करने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि जो स्टोरी महत्वपूर्ण है उसका विजुअल होगा ही होगा। इसीलिए तो जब हम पहले न्यूज़पेपर्स में भी होते थे तो कहते थे जैसे कि अगर फ्रंट पेज पे कोई 5 कॉलम की खबर जानी है तो वो बिना फोटो के नहीं जा सकती, तो उसके लिए इलस्ट्रेटर होते थे, तो वो ड्रॉ कर देते थे एटलीस्ट। तो विजुअल की महत्वता है, बिल्कुल है, वो अच्छा है, सपोर्टिव एलिमेंट है, लेकिन विजुअल अपने आप में एक खबर नहीं है। और उस खबर को समझते हुए हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति को यार तुम मोबाइल ले जाओ, तुम शूट भी कर लेना, तुम कंटेंट भी अच्छा निकाल लाना। तो निकालते हैं लोग, ऐसा मैं कहूँ, ये नहीं कहूंगा कि नहीं निकालते हैं, पर मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज तो करते ही होंगे, और अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो वो लॉन्ग रन में जाकर परेशान तो करेगा उनको। मतलब एक ही व्यक्ति है ना कि अगर मेरे अंदर ऊर्जा है कि मैं पूरे दिन में 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे ही काम कर सकता हूँ, अब वो 15 घंटे मेरे को एक और काम करना है जिसको आप स्किल मान ही नहीं रही हो, मेरे हिसाब से तो वो प्योरली स्किल है जो वो कैमरामैन करता है, अगर वो अच्छे से करे, बजाय कि सिर्फ पैन और टिल्ट लेकर रह जाए और लगे कि मैंने कटअवेज ले लिया और खत्म। अगर वो अच्छे से कैमरामैन अपनी भूमिका निभा रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसके अपोजिशन में लोग ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो वैसे वैसे जो है एक ड्रॉबैक ये जरूर है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लेकिन वहीं एक दूसरा जो पहलू है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि अगर कैमरा पर्सन के पास इतना न्यूज सेंस है कि वो उस खबर को अच्छे से समझता है, तो उस कैमरा पर्सन को एक रिपोर्टर की भूमिका भी यही मोजो का कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो कि आप जो है एक रिपोर्टर के तौर पे भी अपना जो है भूमिका निभा सकते हैं। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा अगले से है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया है।
जब से स्मार्टफोन हमारी कंट्री में आए हैं तो आपने देखा होगा कि इस देश का हर एक नागरिक अपने आप को जर्नलिस्ट कहने लगा है। वो कोई भी वीडियोस बनाता है, कई बार वायरल हो जाती है, बहुत बार जो है खबरें फेक होती हैं जैसा कि आपने बताया, तो कई बार वो खबरों में सच्चाई भी होती है, बाद में वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मोजो का जो लोग भी यूज कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, उनका प्रोफेशन कोई और है, तो क्या हम उनको कंटेंट क्रिएटर्स कहें या सिटीजन जर्नलिस्ट की संज्ञा देना सही है आपकी नजर से? मुझे तो लगता है कंटेंट क्रिएटर्स कहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता कि जर्नलिस्ट होने के लिए आपकी पढ़ाई जरूरी हो। मैं ये नहीं मानता कि आप जर्नलिज्म का कोर्स करके आए तभी आप जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन जर्नलिस्ट होने का कुछ पैमाना है। आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, आपको पता है कि आपको अपनी खबर कैसे पुटअप करनी है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, गाली आ रही है तो नहीं दिखाना। हम जब भी हमारी टीवी की इनिशियल ट्रेनिंग होती है तो बहुत क्लियरली ये बोला जाता है कि यार हॉस्पिटल के विजुअल्स नहीं दिखाने, किसी के खून के विजुअल्स नहीं दिखाने। वो इसीलिए बोला जाता है कि यार कभी भी कोई भी व्यक्ति बैठकर टीवी देख रहा है, सामने खाना खा रहा है, उसके सामने खून आ जाएगा तो वो कैसे खाना खा पाएगा। बहुत बहुत ही बेसिक और पहला मैंने आपको सीख बताई है। लेकिन ये जिनको हम सिटीजन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इनको ये समझ नहीं है, तो उस लिहाज से इनको जर्नलिस्ट का बैच तो मेरे हिसाब से नहीं दिया जाना चाहिए। ये लोग क्योंकि शूट कर रहे हैं, उस शूट करने की जो रेंज है वो 10 रुपए की पर्ची के पीछे लड़ाई भी है, वो किसी लड़की से छेड़छाड़ भी है, वो किसी आदमी की बदतमीजी भी, ऐसी 10 तरह की चीजें हैं। तो वो वेरीड कंटेंट है बहुत ज्यादा। उसके बीच में कितनी सेंसिबिलिटी उस डाली गई है नहीं डाली गई इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन इनको जर्नलिस्ट का टैग दे रहा है। तो जर्नलिस्ट का टैग तो आजकल के टाइम में थोड़ा लाइट हो गया क्योंकि इतने सारे मीडिया चैनल्स हो गए, डिजिटल चैनल्स आ गए हैं बहुत सारे। लेकिन मेरे हिसाब से तो जर्नलिस्ट वही थे जो आज से 10 साल पहले भी हम सोचा करते थे कि यार जर्नलिस्ट कहीं जाकर रुक जाएगा और कोई बताएगा कि मैं जर्नलिस्ट, तो आदमी कहेगा सर आप चाय पीकर जाना वरना मत जाइएगा। तो मेरे हिसाब से तो वही कंटिन्यू होना चाहिए। तो उनको कंटेंट क्रिएटर्स कहा जा सकता है, लेकिन सिटीजन कंटेंट क्रिएटर कहना चाहिए, सिटीजन जर्नलिस्ट। आपने डिजिटल की बात की तो जितना भी मैंने देखा समझा है, टीवी चैनलों में अगर टीवी न्यूज इंडस्ट्री की बात करें तो एक आपका एनडीटीवी हो गया, आपका इंडिया टुडे ग्रुप भी हो गया, तो मतलब गिने चुने 2-4 चैनल हैं जो मोजो के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर डिजिटल, हमारे इधर भी खैर थोड़ा ही है अभी, बहुत ही ना के बराबर है वो भी। लेकिन अगर डिजिटल की बात करें, जैसे आपका यूट्यूब चैनल हो गया या किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है, तो डिजिटल जर्नलिज्म को डेवलप करने में मोजो की क्या भूमिका देखते हैं आप? देखिए भूमिका तो काफी रही है। अब इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है कि वो भूमिका पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही। भूमिका तो बहुत ज्यादा रही है, इस लिहाज से ज्यादा रही है कि हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो लाखों करोड़ों रुपए देकर खर्च करके कोई चैनल शुरू करे, लेकिन मोजो ने उसके लिए ये इजी कर दिया। तो बहुत से लोग थे जो ये तमन्ना पाले हुए थे कि हम आए और जर्नलिज्म करें, अच्छी बात है वो करें, उन्होंने मोजो से शुरू किया, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच जो वही बात होती है कि जो अच्छे हैं वो गिने चुने हैं और जो कंटेंट की भरमार करने लग गए। हाँ आप देखिए पिछले 5-6 साल से स्कैनेरियो आप देखेंगे जैसे बदला। स्पेसिफिकली 2016 में जब जियो लॉन्च होता है, उसके बाद जब इंटरनेट सबके लिए अनलिमिटेड हो जाता है, तो आप अगर दोनों में डिफरेंशिएट करने लगे कि अच्छा कंटेंट मोजो से कितने लोग क्रिएट कर पा रहे हैं और बुरा कंटेंट या कहें कि इररेलेवेंट कंटेंट कितना ज्यादा जा रहा है, तो मेरे को तो लगता है उसकी मात्रा काफी ज्यादा है। अनडाउटेडली इररेलेवेंट और बुरा कंटेंट आग की तरह ज्यादा फैलता है, अच्छे को फैलने में देरी लगती है। लेकिन आप डिग आउट भी करने लगे, आज अरुणेश द्विवेदी यूट्यूब पर सर्च करें कि यार मैं 10 मोजो से यूज होते हुए अच्छे डिजिटल चैनल्स निकालूंगा, तो वो 10 आप जब निकालने लगेंगे तो उसके बीच में आपको 50-60 जो है वो एवरेज और इररेलेवेंट भी मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके केस में दरकिनार करें हम, वो जरूरी तो है, लेकिन वही है, मतलब वो सिर्फ मोजो के उसमें नहीं लेकिन पूरे डिजिटल पर भी और पूरे जर्नलिज्म पर भी वो एक नजर रखने की जरूरत तो है ही है। मोजो ने उसमें बस ये किया है कि वो जितनी इजी एक्सेसिबिलिटी कर दी ना, तो वो जो पहले आदमी सोचता था, देखिए सबसे पहले हम फोटो खींचा करते थे तो रील होती थी, उसमें 34-35 फोटोज निकलती थी। आदमी कहता था सारी फोटो नहीं खींचूंगा मैं, तो जाकर खड़ा हो, अच्छा ठीक खड़ा हो, हाथ नीचे कर, कैमरे में देख, फिर खींचूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि वही कैमरे आज चल रहे होते तो कैंडिड का दौर कभी आना ही नहीं था। कैंडिड जो देन है वो सारी डिजिटल की देन है, तो वो अब भरमार इतनी ज्यादा होगी। सेम इज मोजो। तो पहले जब हम न्यूज करते थे हमें पता था यार हमारी टेप लगनी है, हमारा इतना रिसोर्स लगना है, अभी वो रिसोर्स नहीं लग रहा है, तो वो अनलिमिटेड कुछ भी आ रहा है, कैसा भी आ रहा है और चल रहा है।
तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मोजो एक टेक्नोलॉजी है जिसने न्यूज गैदरिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा इजी कर सुखद दिया है, और लेकिन इजी जो तो बनाया जर्नलिज्म है। के इथिक्स हैं, जो जर्नलिज्म के लॉज हैं, क्योंकि जी हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, जी तो आपने कहा कि बहुत सारा जी जो है न्यूज फ्लो है, एक तरीके से जी इन्फोडेमिक आ गया है। और तो आप, मेरा जी। सवाल ये है कि जैसे आपने देखा है कि एनबीए है, हालांकि अब उसका नाम बदल के हम्म एनपीटीए हो गया है, डिजिटल को भी उसी हम्म प्लेटफॉर्म में हम्म ले आए हैं, तो ये जो हम्म सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है मोजो के हम्म। सेंस में, मोजो को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इस तरीके के सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं, और ये क्या काम कर पाएगी या नहीं, ताकि जर्नलिज्म का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़े, वो अच्छा हो? देखिए, मोजो के लिहाज से तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मोजो चलाने वालों के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबा दूं और सामने जाकर कोई खड़ा हो जाए और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए और ये जर्नलिज्म हो गया। आप जब वो शटर बटन प्रेस करने लगे हैं जिससे रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। जो एक वीडियो आप बना रहे हैं यूपी के किसी छोटे से गांव में बैठकर बना रहे हैं, आपको नहीं पता वो यूएस में बैठकर भी कोई देख रहा है। और आप देखिए ना, बहुत बार ऐसे होता है। मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था सिद्धू के जो पहले सलाहकार थे माली, उन्होंने 3 साल पहले का कोई ट्वीट किया हुआ है, 3 साल पहले ही कोई पोस्ट की हुई है, किसी ने नहीं पूछा। आज वो सिद्धू के सलाहकार हो गए तो सब पूछ रहे हैं, सब उसकी बात कर रहे हैं और विवाद हो रहा है। सेम इज विद ये है कि यहाँ पर आप मोबाइल से कुछ भी शूट तो करने लग जाएंगे, शूट करके आप जो डंप डाल रहे हैं, आपको नहीं पता कि कल को वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाएगा, क्या उसका महत्व होगा और क्या उसका मीनिंग निकाला जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। जरूरी ये है कि उन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराई जाए जो भी ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जिनको सिटीजन जर्नलिस्ट कहा जा रहा है। तो मोजो संभालने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से ज्यादा है उस लिहाज ज्यादा से। बनती है। तो अब आखिर में जी बस यही बात की जो है, आपने देखा कि अभी एनडीटीवी ने थोड़ा बड़े लेवल पर अपना रखा है मोजो के कॉन्सेप्ट को, बाकी हम्म। चैनलों ने बहुत छोटे लेवल पे अपनाया है। तो मोजो का फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में, खास तौर पर टीवी न्यूज चैनलों के द्वारा मोजो के कॉन्सेप्ट का अपनाया जाएगा पूरी तरह से या नहीं, या फिर ट्रेडिशनल तरीका रहेगा? मुझे लगता है कि डिवीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई चैनल है और या किसी का भी कोई चैनल है, वो आगे जाकर अगले 10 साल में क्या कर रहा होगा, अगर मैं उसको फोर्सी करूँ तो मैं ऐसे कर पाऊंगा कि वो डिवीजन इस लिहाज से होगा। एक होगा कि जिनको कंटेंट तुरंत प्रोड्यूस करना है और वो कंटेंट चाहिए ही चाहिए, उस विजुअल की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, चाहे वो विजुअल अच्छा कैप्चर हुआ है चाहे बुरा कैप्चर हुआ है, उस केस में आपका मोजो चलेगा। लेकिन उसके अलावा जितने पैकेज्ड आपके प्रोग्राम्स हैं, आप एक प्रधानमंत्री को 10 साल पूरे हो रहे हैं उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, आप काशी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, आप कश्मीर 370 पे 5 साल पूरे हो जाने पर बनाएंगे, जो भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये मोजो में बहुत ज्यादा संभव होगा। इसके लिए आपको कैमराज पर ही आना पड़ेगा। नहीं, जो लेकिन ट्रेडिशनल अगर पैटर्न अभी है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। वही, हाँ हाँ, उधर ट्रेडिशनल फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें भी अपग्रेडेशन उनको चाहिए ही होगी ऑब्वियसली टाइम के साथ। और इसी के पैरेलली अगर दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है और ऐसे में आपको इवेंट कवर करने जाना है, लोगों के बयान लेने जाना है, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, लोगों का संबोधन करने, ये शूट करने जाना, तो इसमें आपका मोजो भी चलेगा। तो जो उस वक्त बिल्कुल अनप्लान्ड शूट है उसके लिए शायद मोजो कारगर होगा, लेकिन मुझे लगता है जो प्लान्ड शूट्स होंगे उसके लिए आपको ट्रेडिशनल कहिए या जो भी कैमरा सेटअप है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि मोजो जो है टीवी जर्नलिज्म के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, या फिर ये एक सहयोगी के तौर पर खतरा रहेगा, तो नहीं कन्वर्जेंट करेगा। रहेगा? क्योंकि जैसे कहा जाता था जब नए नए टीवी खतर चैनल आए थे 90s में कि अब लोग न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देंगे, खत्म हो जाएंगे न्यूज़पेपर, लेकिन आज भी हमारे चाइना के बाद इंडिया ही है। हालांकि थोड़ा सा कोरोना काल में इंडिया ही न्यूज़पेपर की रीडरशिप थोड़ा कम हुई है, लेकिन न्यूज़पेपर आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मोजो का देखिए कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप हो गया तो टीवी के लिए ये शुभ संकेत है या अशुभ? देखिए, खतरा तो नहीं होता। मुझे मुझे पर्सनली लगता है खतरा सिर्फ उस चीज के लिए, उस व्यक्ति के लिए होता है जो अपग्रेड होने से मना कर देता है। जैसे अब आप एक बहुत छोटी सी चीज देखेंगे कि एक बीच में दौर है, सबसे पहले हम 4:3 पर वीडियो बनाया करते थे रेशो में, उसके बाद अब वो 16:9 हो गई है, बिल्कुल वाइड। अब वो 16:9 को घुमाकर वो 9:16 कर दी, क्योंकि मोबाइल हर कोई ऐसे देख रहा है। तो कुछ एक कैमराज ने ये ऑप्ट किया
गिम्बल वगैरह जो उनके स्टैंड आते हैं, कि कैमराज हम कभी सोच नहीं सकते थे कि कैमरा भी वर्टिकल शूट होंगे। कैमराज ने ये ऑप्शन दी कि आप उनमें वर्टिकल शूट करिए, गिम्बल आपको पूरी ऑप्शन दे रहे हैं कि वो वर्टिकल शूट करे। मॉडिफिकेशन उसमें जरूर होगी, अगर किसी दिन टीवी इंडस्ट्री ने ये बिल्कुल ही ठान लिया कि हम सब कुछ वाइप ऑफ करके सिर्फ मोजो ही लेकर आएंगे, तो आप यकीन मानिए कि 100% मोजो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी होने वाला है। क्योंकि उस मोबाइल को यूज करने में ना 10 तरह के लिमिटेशंस है। मुझे अभी कोई टेली शूट लेना है, मेरे को यहाँ से अमृतसर गया हूँ, मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ और मेरे को उधर से पाकिस्तान की पोस्ट दिखानी है कोई, आप मोबाइल पे कैसे दिखा देंगे मुझे? आपको कैमरा लेना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा ना हो, इस वजह से कोई चैनल जो हो वो सारा मोजो पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन फिर भी जब जब उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव शूट्स आएंगे, उनकी भी कोशिश यही रहेगी कि चाहे हम कैमरे बाहर से हायर करें, पूरी टीम बाहर से हायर करें, वो शूट तो देखिए कैमरा पर ही होगा। मोबाइल रिप्लेस तो नहीं कर सकता कैमरा को 100%। बिल्कुल। तो अब आखिर में, आप अक्सर फील्ड में जाते हैं शूट पर, रिपोर्टिंग पर, कोई ऐसे रिपोर्टिंग असाइनमेंट से जुड़ा हुआ यूनिक एक्सपीरियंस हो जो मोजो पर बेस्ड हो, जो आप हमें बताना चाहें, जो हमारी रिसर्च में हेल्प करे, वो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। यार मोजो मैंने किया है यूज, लेकिन मेरा मन नहीं माना मोजो में। दरअसल जिसको अच्छा खाना खाने की आदत हो जाए ना, तो फिर वो हल्के में मान नहीं पाता। मेरे साथ एक दिक्कत ये हो गई है कि वो कंपैरिजन दिमाग में आपका हमेशा चलता है कि यार अभी मेरे पास कैमरा होता तो मैं ये शॉट ले रहा होता, मैं मोजो से ये करूँ। तो मोजो के साथ मेरा अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो नहीं, अच्छे तो अच्छा कोई या नहीं बुरा रहे। जो भी हो, ये बस जरूर ये है रहे, कि थोड़ा सा एक यूनिक ये जरूर एक्सपीरियंस रहे है आपका। कि शूट हमने कर लिया पूरा पूरा और बाद में देखा यार इसमें तो ऑडियो ही नहीं है। क्योंकि अब जो हाँ। सॉफ्टवेयर आने लगे हैं पिछले 1-2 साल से, जो इजाद हुए हैं कोरोना काल में, जिसमें आपको ऑडियो वेव वगैरह भी दिख रही है, सब दिख रही है, ये आज से 2-3 साल पहले नहीं होता था। तो 2017 में भी जब हम पहली बार यूपी चुनाव कवर करने निकले, हम मोबाइल से ही शूट कर रहे थे, लेकिन बड़ी डीमेरिट्स थी उसकी क्वालिटी के लिहाज से भी। और शूट करके आ गए हैं, वापस आकर देख रहे हैं तो ऑडियो नहीं सिंक कर पा रही है उसकी आईफोन से, जबकि हम शूट कर रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि हम जो गैजेट है वो हल्का यूज कर रहे हैं। तो मेरे को तो उसमें उसकी शॉर्ट लिमिट्स बहुत ज्यादा दिखी। हाँ, आपको यूं है कि कुछ ना से बेहतर है कुछ नहीं शूट करना, उससे अच्छा आप कुछ शूट कर लो। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ठीक है। बाकी मैं पर्सनली इसको जर्नलिज्म में बहुत फिट इन नहीं मानता पर्सनली। Thank you so much, Rajat ji, for giving us your valuable time and You're your welcome, Arnesh. valuable inputs. I will definitely acknowledge you in my thesis and research. Thank you so much for giving us time. Thank you so much. Thank you so much.